Welcome to Humanities Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome back everyone. So have you all revised the chapter? Chapter number 1, Human Geography, Nature and Scope. If you have revised it from NCERT, then get ready for two things. Firstly, legendary MCQ quiz and the competency based questions. I am making this video in order to make you practice the type of questions which you will be getting in your term 1 board examination, which will be held in the month of November to December. और इस टेस्ट को ख़त्म करने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताना. थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शन और दे देता हूँ कि 10 MCQs है और लास्ट में तुम्हें 10 में से अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं. So viewers, the first question for you is that every phenomena which vary over space and time can be studied geographically. Now your options are, is this statement true? Is it false? The option number C is that you cannot say. D, all of the above. Take your time, think twice and then answer. Because there is no scope for half marks, either you'll be gaining 1 marks or you'll be losing 1. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रू. डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था ये. अगर तुमने ये सही दिया है तो 1 नंबर अपने आप को दे देना. चलो मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रू क्यों है. देखो यहाँ पे स्पेस का मतलब कोई आउटर स्पेस नहीं है. यहाँ पे स्पेस का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो कि इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है. जैसे हम बात करें इंडिया की तो वो भी एक स्पेस है. अगर हम बात करें दिल्ली की तो वो भी एक स्पेस है. अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वो भी एक स्पेस है और अर्बन की बात करें तो वो भी एक स्पेस है. और अगर तुम जोग्राफिकली स्पेस के टर्म्स में बात करोगे तो क्वेश्चंस ये राइज हो सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो इतनी रिच एंड प्रॉस्परस क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं. वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं. अब हम जोग्राफिकली टाइम को स्टडी करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? एग्रीकल्चर. हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं फार्मर्स के द्वारा. कभी वो खारिफ उगाते हैं, कभी राबी उगाते हैं, कभी जैद क्रॉप उगाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर. सो द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज नोमोथेटिक एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, regional approach, number B, descriptive, C, law making, D, systematic approach. Correct, the answer is C, law making. ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था, तुम सबने इसका जवाब दे दिया होगा. So now the third question on your screen is dash are called as the artery of circulation. Options are number A, storm, number B, village and town, number C, country, D, network of road railways. The correct answer for this question is option number D, network of road railways. Explanation मैंने तुम्हें चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय दिया था. Now question number 4 on your screen is human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. Dash is the keyword in the sample's definition. And your options are synthesis, number B, dynamism in the relationship, number C, integration, number D, all of the above. Question को ध्यान से पढ़ो and you will be in a position to crack this question. So the correct answer for this one is option number B, dynamism in the relationship. Because dynamism का मतलब होता है changing, और क्वेश्चन में भी क्या दिया है? Changing relationship.
Now the fifth question for you people is that physical environment for primitive society become mother nature. Identify human environment relationship. बेसिकली तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद तुम्हें ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है. द करेक्ट आंसर इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. क्योंकि देखो क्वेश्चन में प्रिमिटिव सोसाइटीज का जिक्र हुआ है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो मदर नेचर के ऊपर डिपेंड करती थी हर चीज के लिए. एंड हेंस इन्वायरमेंट वॉज द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि ह्यूमन किस कंडीशन में रहेंगे, तो इसलिए इसका आंसर है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स आर फ्री रन अटेम्प्टेड बाय डेवलप्ड इकोनॉमी हैज नॉट रिजल्टेड इन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. नॉट. This is pretty simple question. So the correct answer for this question is option number B, afforestation. क्योंकि भैया फ्री रन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट की रेस में इतना पागल हो जाना कि उसके लिए अपने इन्वायरमेंट का भी नुकसान कर देना. क्वेश्चन नंबर 7 इज असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. सो असर्शन हमें दिया है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन केम इन लेट 1950s टू लेट 1960s, विच इज ऑब्वियसली ट्रू. और इस असर्शन का रीजन हमें दिया गया है कि टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू स्टडी ज्योग्राफी, विच इज ऑल्सो ट्रू. दोनों ही ट्रू है, बिकॉज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में हमने कंप्यूटर का भर भर के इस्तेमाल किया था. तो ऑप्शन को एक एक करके एलिमिनेट करेंगे. ए इज फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ए तो हमारा ट्रू है. ऑप्शन नंबर बी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक लग रहा है ये ऑप्शन, इसलिए हम पहले दूसरे ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी भी फॉल्स है क्योंकि हमारा रीजन तो ट्रू है और डी में बोथ आर फॉल्स दे रखा है, जबकि दोनों ट्रू है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है. आई होप अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लगाओ कि असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी. अगेन इसमें नॉट का ध्यान रखना. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, बिकॉज इट इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. और इसमें भी नॉट का ध्यान रखना. ऑप्शंस एक बार देख लो. और एक और बात ध्यान रखना कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफी में जियो का इस्तेमाल हुआ है और जियो का मतलब होता है अर्थ. तो इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून. ऑब्वियसली हमें मून के बारे में पता लगेगा ना, अर्थ के बारे में नहीं पता लगेगा. द फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज जॉन यूजेस कूलर to keep himself cool in summers. This statement point towards, and your options are humanization of nature, naturalization of human, environmental determinism, या none of the above. The correct answer to this question is option number A, humanization of nature. बिकॉज देखो जॉन के लिए इन्वायरमेंट ने डिटरमाइन करा कि वो गर्मी में ही रहेगा, लेकिन भैया जॉन इंसान है, एक मॉडर्न इंसान है, तो उसने अपने इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाई कर लिया. उसने कहा अच्छा नेचर तुम्हें मुझे गर्मी में रखना है, ओके ओके मैं कूलर ले आता हूँ एंड मैं ठंडी में रहूँगा फिर. तो देखो उसने किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया यूजिंग टेक्नोलॉजी. चलो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. कोई बात नहीं, अगर गंदे नंबर आए हैं तो इट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिस, और अगर बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो वेल डन, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहो. और अब तुम जाकर कूलर की हवा खा सकते हो. वैसे तुम कुछ भी कहो,
एसी से ज़्यादा मज़ा तो मुझे कूलर के सामने बैठने में आता है, स्पेशली जब मैं चेहरा धोकर कूलर के सामने बैठता हूँ। क्या ठंडी ठंडी हवा मिलती है। इट्स जस्ट वाव, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। सही बात है यार, एयर कंडीशनर की हवा हमारे नसीब में कहाँ। एयर कंडीशनर हो तो हवा खाई भी हो, कूलर है तो कूलर की हवा के सामने ही बैठ जाते हैं। खैर छोड़ो वो बात। कमेंट करना, ऐसे ही पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना चैप्टर्स को। टेंशन मत लेना, मैं वीडियो बना दूंगा। चलो तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ कमेंट डाउन कि यार तुम्हें कैसी लगती हैं वीडियोस और कितने नंबर आए। बिकॉज कमेंट करने से ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ एनर्जी बूस्टर। तुम्हारे कमेंट करने से मेरा और मन करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, मैं और मोटिवेट होता हूं।